औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश खुरम अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने क्लास 10 की सी लैंग्वेज की बुक स्टार्ट की हुई है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने गेट और गेट ई फंक्शन को देखा था, प्रैक्टिकली उन पर प्रोग्राम भी किए थे और उन प्रोग्राम को हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के ज़रिए समझने की भी कोशिश की थी। तो इसी से आगे हम अपने आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम आज के अपने आर्टिकल की बात करें जो हमें कवर करना है, आज हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का आर्टिकल से शुरू हो रहा है। बेटे देखिएगा, ये ऑपरेटर्स का आर्टिकल है तो छोटा सा, इजी से कॉन्सेप्ट हैं इसके, बट हमने इसको प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के ज़रिए समझना है, हर एक लॉजिक और कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझना है। तो बेटा आपका जो ये आर्टिकल है एक लेक्चर में हम कवर नहीं कर रहे, इसके लिए राउंड ऑफ 3 लेक्चर्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब आज के ये ऑपरेटर्स का जो आपका आर्टिकल है इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप बेटा देखिएगा, इसको चाहते तो हम एक ही लेक्चर में कवर कर सकते थे, बट इसको अलग अलग लेक्चर में कन्वर्ट करने की वजह ये थी कि इसमें कॉन्सेप्ट तो छोटे छोटे ही हैं, बट हमने हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल वर्क के साथ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स और प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझना है, ताकि जो जो हम स्टेप्स करते जाएं, जो जो हम कॉन्सेप्ट लेते जाएं, उसको प्रैक्टिकली देखते भी रहें कि ये प्रोग्राम में किस तरह यूज़ हो रहा है। तो यही रीज़न था कि हमने इस ऑपरेटर्स के जो आर्टिकल है, ऑपरेटर्स के आर्टिकल को एक लेक्चर की बजाय 3 से 4 लेक्चर्स में कन्वर्ट किया है। आज ऑपरेटर्स का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर जो बेसिक डेफिनेशन है उनको समझेंगे। फिर हम देखेंगे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, देन हम समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर। आज बेसिकली बात होगी असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर सब टॉपिक्स आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज हम जो प्रोग्राम करेंगे नंबर्स को स्वाइप्स करने का, कि आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, उन 2 नंबर्स के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी, आपने प्रोग्रामिंग करनी है कि उन नंबर्स को की वैल्यूज़ को आपने एक्सचेंज करना है प्रोग्राम के दौरान। और इस प्रोग्राम को हम समझेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर फ्लो चार्ट, देन उसकी कोडिंग करेंगे। तो ये आज के जो टॉपिक्स हैं हमने ये कवर करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का आर्टिकल। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, बेसिक डेफिनेशन में आपके पास पहले आ जाते हैं ऑपरेंड्स, के ऑपरेंड्स क्या होते हैं। अगर आप इसको डेफिनेशन के जरिए एक्सप्लेन करें, इट इज़ अ वैल्यू और अ वेरिएबल। ये कोई वैल्यू होती है या फिर वेरिएबल होते हैं अपन विच डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, जिन पर आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। मिसाल के तौर पे देखिएगा, जैसे एक है वेरिएबल आपके पास ए, दूसरा वेरिएबल आपके पास है बी। आप सोचते हैं आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो बीच में आप प्लस का सिंबल लगा देते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने प्लस का सिंबल लगाया तो ए आपके पास एक ऑपरेंड है और बी भी आपके पास एक ऑपरेंड है। इन दोनों ऑपरेंड को आप क्या ऑपरेशन अप्लाई करो इन पर, एडिशन का। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझते हो कि जब भी आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हो, तो जो नंबर्स आप ऐड कर रहे होते हो वो आपके पास हो जाते हैं ऑपरेंड्स। अब यहाँ पर हमने ऐड की मिसाल ली, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो भी आप करना चाहो, जो ऑपरेशंस आप अप्लाई करना चाहते हो, जिन नंबर्स पर आप अप्लाई करते हो वो नंबर्स आपके पास ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और डेफिनेशन भी आती है ऑपरेटर की। इट इज़ अ सिंबल और साइन यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन ऑपरेंड्स। अब जैसे देखिएगा, ऊपर वाली मिसाल देख लें, जैसे 2 नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स आपके पास कहलाते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, अब ये नंबर्स तो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जो ये प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को कंप्यूटर लैंग्वेज में आप कहते हो ऑपरेटर, क्योंकि ये ऑपरेट कर रहा है, ए और बी को ऑपरेट कर कर उन्हें ऐड करवा रहा है। तो जो साइंस होते हैं वो आपके पास कहलाते हैं ऑपरेटर्स। वैसे तो मैथमेटिक्स में आप इसको बेसिक ऑपरेशंस कहते हो। ठीक है, अब हम कंप्यूटर में भी समझ रहे हैं, तो कंप्यूटर में ये नंबर्स जो वेरिएबल्स होते हैं इनको आप कहते हो ऑपरेटर, ऑपरेंड। ये यहाँ पर गलत आ गया बेटा, यहाँ पर ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, ए भी ऑपरेंड है और बी भी ऑपरेंड है, और प्लस का सिंबल यहाँ पर आपके पास है ऑपरेटर। ओके, ये तो ऑपरेटर और ऑपरेंड की बात होगी। तो आगे चलते हैं हम इससे।
स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर हम कंप्यूटर में एक्सप्रेशन की बात करें, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, कि जब आप ऑपरेंड्स और ऑपरेटर को इकट्ठा करते हो, कोई एक लाइन या स्टेटमेंट बनाते हो, तो उसको आप एक्सप्रेशन कहते हो। जैसे देखिएगा, ए प्लस बी, दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, फिर उनको ऐड करने के बाद उन्हें डिवाइड करवाया जा रहा है 2 के साथ। तो देखिएगा, आप जब ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को मिलाते हो तो जो स्टेटमेंट आपके पास बनती है वो आपके पास कहलाती है एक्सप्रेशन। अगर मैथमेटिक्स में बात करें एक्सप्रेशन की, तो क्या होता है कि जब आप दो नंबर्स को सपोज करो ऐड करवा रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाती है। कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में, जब आप दो ऑपरेंड को किसी ऑपरेटर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा रहे हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप कंप्यूटर लैंग्वेज में एक्सप्रेशन कहते हो। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, तो बेसिकली दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है आपके पास यूनरी ऑपरेटर और दूसरा आपके पास होता है बाइनरी ऑपरेटर। अब बारी बारी हम इन पर डिस्कशन करते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड ओनली विद वन ऑपरेंड। जो यूनरी ऑपरेटर, यूनरी का मतलब होता है एक, तो यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, लॉजिकल नोट ऑपरेटर हैज़ ओनली वन ऑपरेंड। जो नोट का ऑपरेटर होता है जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होता है, दो के साथ नहीं इस्तेमाल होता। अब एक और मिसाल इसकी देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, ये वाला जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है डिक्रीमेंट का, दिस इज आल्सो एन यूनरी ऑपरेटर। ये भी एक यूनरी ऑपरेटर ही की मिसाल है। इसे आप ज़्यादातर लूप में यूज़ करते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है ए के साथ। ए देखिएगा एक ही ऑपरेंड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेम इसका मीनिंग यही रहेगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन। इसको जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पर बात करेंगे तो प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। अभी फ़िलहाल अपने जहन में रखिएगा, जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं ये एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होते हैं, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसी की मिसाल हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो बाइनरी ऑपरेटर को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस ऑपरेटर इज़ यूज विद टू ऑपरेंड। जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं ये दो ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो यूनरी होता था सिर्फ एक ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता था। इसी तरह जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं ये दो ऑपरेंड्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। देखिएगा ज़रा, अब ए और प्लस बी, ए और बी आपके पास क्या हैं, दो ऑपरेंड है। इन दो ऑपरेंड के दरमियान एक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ, प्लस का साइन बाइनरी ऑपरेटर हुआ। इस तरह माइनस का साइन भी आपके पास बाइनरी ऑपरेटर होगा, मल्टीप्लाई का साइन भी बाइनरी ऑपरेटर होगा, डिवाइड का साइन भी बाइनरी ऑपरेटर ही होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो चुका कि यूनिट ऑपरेटर आपके पास वो ऑपरेटर होता है जो एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि जो बाइनरी ऑपरेटर होता है ये दो ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। आप बारी बारी हम इन पर लेक्चर्स करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब देखिए बच्चे, असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें, इक्वल, जो ये इक्वल का सिंबल होता है इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हो। इस कार्ड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इस इक्वल के सिंबल को आप कंप्यूटर लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हो, क्योंकि ये वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, कि अगर आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, कोई वैल्यू देनी है, तो आप फिर इस सिंबल को यूज़ करते हो, इक्वल के सिंबल को। इसी वजह से इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे देखिएगा, अब आपके पास एक वेरिएबल है ए, इस ए के अंदर आपने स्टोर करवाना था 2, यानी 2 को देना, असाइन करना था आपने, सॉरी ए को आपने असाइन करना था 2, तो आपने बीच में इक्वल का सिंबल लगाया। तो इक्वल का सिंबल ये शो कर रहा है कि ये जो 2 वैल्यू है ये इसमें जाकर ए में स्टोर हो रही है, इसको ए को असाइन कर दी जा रही है। एक और मज़े की बात देखिएगा, वैल्यू इज़ ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट,
कि जो वैल्यू आपने असाइन करवानी होती है किसी भी वेरिएबल को वो हमेशा आपने राइट साइड पर लिखनी है। मतलब कि देखिएगा, अब आपने इस 2 को स्टोर करवाना था इस ए के अंदर, तो आपने इस 2 को किस तरफ लिखा, राइट साइड पर, और वेरिएबल किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर। तो वो ये तो कह रहे हैं वैल्यू इज ऑलवेज असाइंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि अगर आपने वैल्यू असाइन करवानी है तो वो हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ होगी। ठीक है, ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर हम बात करें इसको एक्सप्रेशन के लिहाज से, इस इक्वेशन के लिहाज से, अब देखिएगा बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी, और ये लेफ्ट साइड पर आपके पास लिखा हुआ है बी। असल में ये कैसे असाइन होगी पूरी की पूरी वैल्यूज बी को, पहले बी में से सी को माइनस किया जाएगा, बी में से सी को माइनस किया जाएगा। अच्छा, बी और सी में कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, ठीक है, हमने सिर्फ एक इक्वेशन निकाली है। फिर इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, उनको ऐड किया जाएगा इस ऑपरेटर के जरिए। ऐड करने के बाद जो सिंगल वैल्यू आएगी वो वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी इस बी के अंदर। बी के अंदर स्टोर होने का मतलब कि वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी इस बी को। अब ये तमाम प्रोसेस किस तरफ से हुआ, राइट साइड से हुआ लेफ्ट साइड की तरफ। तो वैल्यू इज ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर की बात हुई। लेकिन अगर हम बात करें असाइनमेंट स्टेटमेंट की, तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, अ स्टेटमेंट इन विच इक्वल सिंबल इज यूज्ड एज इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट जिसमें आप इक्वल का सिंबल या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो वो आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाते हैं। जैसे ऊपर ही मिसाल ले लीजिएगा, ये भी आपके पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट ही है, इसमें इक्वल का सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको आप असाइनमेंट स्टेटमेंट कह सकते हो। इसको आगे भी समझते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा जरा, एक और एग्जांपल है, b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इसका मतलब तो ये है कि 20 जून से है, ये असाइन कर दिया जा रहा है इस बी को। ओके, इसको आप असाइनमेंट स्टेटमेंट कह सकते हो क्योंकि इसमें एक असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज हुआ है। तो वो स्टेटमेंट जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। ओके, आगे देखिएगा, जैसे a प्लस सी, अब वो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास कोई वैल्यू ही हो, वो एक्सप्रेशन भी हो सकती है। a और c में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होंगी। वो कह रहे हैं कि अगर आप c और a को ऐड करो, जो आपके पास टर्म बन रही होगी वो टर्म स्टोर हो जाए या असाइन हो जाए b को। तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वैल्यू ही असाइन की जा सकती है, एक्सप्रेशन भी असाइन हो सकती है। अब भी है, इसका मतलब ये नहीं कि a और c को ऐड करो, a और c के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की गई हैं, वो वैल्यूज़ ऐड कर कर इस b में स्टोर होंगी। ठीक है, तो हमें इससे से एक और चीज़ पता चली है कि वैल्यूज़ भी असाइन की जा सकती हैं इस ऑपरेटर के ज़रिए, और एक्सप्रेशन भी असाइन की जा सकती हैं इस किसी भी वेरिएबल के अंदर। और जो एक्सप्रेशन असाइन की जाएंगी असल में उन एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो असाइन होंगी किसी दूसरे वेरिएबल को। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर में, कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है आपके पास सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट का, सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, और दूसरी आपके पास होती है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अभी तो हमने सिर्फ देखा ना, एक जो आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है क्या होती है वो हमने समझा, लेकिन उसकी भी आगे टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है आपके पास सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट और एक होती है आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। बेटा देखिएगा यहाँ पर एक टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा है, ये ऑपरेटर नहीं, असल में यहाँ पर आना था असाइनमेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का। ठीक है, ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, या इसे हम करेक्ट कर देते हैं, रुकिए ज़रा। तो बेटा देखिएगा, ये हमने करेक्शन कर ली कि टाइप्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट दो तरह की होती है। एक होती है आपके पास सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट और दूसरी आपके पास होती है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब बारी बारी हम देखते हैं कि सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट की, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, स्टेटमेंट इज विच इक्वल ओनली यूज फॉर वन टाइम, कि जब आपके पास किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो आपके पास असाइनमेंट का ऑपरेटर सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाए तो आपके पास एक सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ सिंगल वेरिएबल, कि ये क्या करती है, एक सिंगल वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसका जो सेंटेक्स होता है बच्चों कुछ इस तरह होता है, एक तरफ लिखा जाता है वेरिएबल,
दूसरी तरफ आपके पास होती है वो वैल्यू, और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये वैल्यू साइन की जाती है इस वेरिएबल को। अगर आप इसको मिसाल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 30। अब ये 30 जो सी वैल्यू है असाइन की जा रही है इस वेरिएबल b को, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि b इज इक्वल टू 30, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो ये जो 30 है, ये 30 जोन से है, ये असाइन किया जा रहा है b को, यानी b के अंदर 30 रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट की मिसाल है। आगे देखिएगा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को आप ऐसे कह सकते हो, कंपाउंड स्टेटमेंट इज विच इक्वल इज यूज्ड मोर देन वन टाइम, कि जब आपको एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा बार असाइनमेंट ऑपरेटर नजर आए तो आप उस स्टेटमेंट को कहोगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब देखिएगा, इट इज़ यूज टू असाइन वन वैल्यू टू मोर देन वन वेरिएबल, कि अगर आप एक वैल्यू को दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को देना चाहो तो वहाँ पर आप उसे कहोगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसका सेंटेक्स देखिएगा, आप लिखते हो वेरिएबल, फिर इक्वल लगाकर दूसरा वेरिएबल, देन आप वो वैल्यू लिख देते हो जो आपने इस वेरिएबल को भी देनी है और इस वेरिएबल को भी देनी है। मिसाल के तौर पे देखिएगा, आपके पास एक वेरिएबल है a, दूसरा वेरिएबल है b। आपने क्या किया, a इज इक्वल टू बी लिखा एंड b इज इक्वल टू 20 लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 20 जो वैल्यू है ये b को भी असाइन कर दी जाए और a को भी असाइन कर दी जाए। तो इस तरह कर कर हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा बार असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, जबकि सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में सिर्फ एक बार एक असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा ज़रा, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। अब देखिएगा, प्रोग्राम हमें दिया गया है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये मसला है कि हमने दो नंबर्स को स्वाइप करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम बनाते हैं तो देखिएगा, फ्लो चार्ट पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रोग्राम पहले स्टार्ट किया जाता है, फिर आप इनपुट के तौर पर लेंगे दो इंटीजर्स। अब उन इंटीजर्स को जो आप लेंगे, आपने ए के अंदर यहाँ पर स्टोर करवाया हुआ है 2 और बी के अंदर आपने स्टोर करवाया हुआ है 3, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल टेम्प के अंदर आप स्टोर करवाएंगे ए की वैल्यू, ठीक है। फिर ए की वैल्यू जो सी टेम्प के अंदर हो जाएगी, ए तो खाली हो जाएगा। फिर ए के अंदर आपने स्टोर करवाना है बी की वैल्यू को, बी के अंदर आपके पास स्टोर था 3, तो वो 3 स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, ठीक है। देन फिर आप क्या करेंगे, बी के अंदर स्टोर करवा देंगे टेम्प की वैल्यू। अब जैसी बी यहाँ पर वैल्यू दे देता है अपनी ए को, बी तो खाली हो गया, फिर बी के अंदर वो वैल्यू आएगी जो टेम्प के अंदर मौजूद होगी, तो टेम्प की वैल्यू बी को दे दी जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रिंट करवाएंगे ए और बी को आफ्टर स्वाइपिंग। देन इसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, यानी एंड हो जाएगा। अब हम इसको देखते हुए इसका फ्लोचार्ट बनाते हैं। देखिएगा ज़रा, स्टेप 1 आपका होगा स्टार्ट। स्टेप 2 में आप क्या लेंगे, इनपुट के तौर पर एक वेरिएबल लेंगे ए जिसके अंदर स्टोर होगा 2, दूसरा वेरिएबल लेंगे बी जिसके अंदर स्टोर होगा आपका 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, टेम्प के वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा बी, क्योंकि ए ने अपनी वैल्यू टेम्प को दे दी, ए तो खाली हो गया, फिर ए के अंदर आपके पास स्टोर हो जाएगी बी की वैल्यू। फिर स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, टेम्प के अंदर जो स्टोर होगा वो बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 6 में क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर आपने इन 3 स्टेप में स्वाइपिंग की, चेंजिंग की, ठीक है। फिर उसके बाद चेंजिंग के बाद ए और बी में जो वैल्यूज़ आई वो आपने प्रिंट करवानी है। देन स्टेप 7 में आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड यानी टर्मिनेट, ठीक है। अब हम इसको ना ज़रा ग्राफिकल वे से समझते हैं इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम में असल में चल क्या रहा है। अब बेटा देखिएगा, ये कोई से भी एक सपोज करें प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको कह रहे हैं वेरिएबल ए और इसके पास है 2, इसके पास सपोज करें 2 रुपये या 2 रुपीज़ हैं इसके पास, और दूसरा बंदा है इसके पास है 3 रुपये और इसके पास 3 रुपये हैं, इसने रखे हैं बी के अंदर, इसके पास 2 रुपये हैं, इसने रखे हुए हैं ए के अंदर।
अब इन दोनों ने आपस में वैल्यूज को स्वाइप करवाना है यानी इंटरचेंज करवाना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हेल्पर रखा, ठीक है, ये हेल्पर इन्होंने रखा। इनको इस हेल्पर का नाम है टेम्प। ये हेल्पर क्या करेगा, ए से वैल्यू लेगा, बी को दे देगा, बी से वैल्यू लेगा, ए को दे देगा। मीन्स दैट ए अपनी वैल्यू देगा हेल्पर को, टेम्प को, हेल्पर क्या करेगा, ये वैल्यू बी तक पहुंचा देगा। फिर बी क्या करेगा, वैल्यू दे देगा हेल्पर को यानी टेम्प को, ये वैल्यू दे देगा इस ए को। तो इस तरह ये स्वाइपिंग होगी। बेटा सेम जो प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें क्या होता है, ए की जो वैल्यू हमने बी को देनी है और बी की जो वैल्यू है वो हमने देनी है ए को। इसी को आप स्वाइपिंग कहते हो। इसीलिए हमने थर्ड वेरिएबल भी यूज किया है जिसको हम कह रहे हैं टेम्प, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लॉजिक को देखते हुए कोडिंग शुरू करते हैं। देखिएगा जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, फिर मेन फंक्शन लगाएंगे, ओपनिंग डेलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ए जिसके अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 2, फिर इंटीजर डाटा टाइप का दूसरा वेरिएबल बी जिसमें हम स्टोर किया है 3, देन टेम्प, ये भी इंटीजर डाटा टाइप का है। अब साथ साथ हम इनकी वर्किंग की देखते जाते हैं। देखिएगा ज़रा, हमने ए के अंदर स्टोर किया हुआ है 2 और बी के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 3। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने टेम्प की वैल्यू, टेम्प के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी ए को, यानी ए के पास जो था वो हमने दे दिया टेम्प को। ए के अंदर इस वक्त क्या था, 2 हमने दे दिया टेम्प को, ठीक है। तो टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिएगा, अब ए के अंदर हमने स्टोर करवा दी बी की वैल्यू। अब देखिएगा जैसे ही 2 ने अपनी वैल्यू, ए ने अपनी वैल्यू 2 टेम्प को दे दी, ए तो खाली हो गया। अब बी क्या करेगा, अपनी वैल्यू दे देगा ए को। देखिएगा ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि अब ए के अंदर क्या आ गया है 3, ए के अंदर अब 3 स्टोर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, अब टेम्प क्या करेगा, जो वैल्यू उसने ए से ली वो दे देगा बी को, यानी टेम्प के अंदर क्या स्टोर है 2, वो ये अपनी वैल्यू दे रहा है बी को, यानी उसने टेम्प ने क्या किया, जो वैल्यू ए से ली थी वो बी को दे दी। अब बी के अंदर क्या आ जाएगा 2। तो ये स्वाइपिंग इस तरह होगी, यानी हमने ये तो शो कराना था कि ए के अंदर जो वैल्यू हो, जैसे यहाँ 2 थी वो चली जाए बी को, तो बी को चली गई। इसी तरह बी के अंदर जो वैल्यू है 3 वो चली जाए ए को, तो वो चली गई ए को। अब प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हुए हम दिखाएंगे कि ए आफ्टर वैल्यू स्वाइपिंग जो ए के अंदर वो यहाँ पर शो हो जाएगी नेक्स्ट लाइन में। इसी तरह एक और प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, वो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बी की स्वाइपिंग वैल्यू दिखाएगा कि बी की स्वाइप होने के बाद क्या वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हम प्रोग्राम को क्या कर देंगे, टर्मिनेट यानी ख़त्म। जो आपके पास आउटपुट बेटा आएगा कुछ इस तरह होगा, वैल्यू आफ्टर स्वाइपिंग ए इज़ 3 एंड वैल्यू आफ्टर स्वाइपिंग बी इज़ 2। अब हम क्या करते हैं, सेम इसी प्रोग्राम को लिखते हैं IDE पे जाकर। स्टूडेंट देखिएगा, हम आ गए अपने IDE के अंदर। यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन लगाया यहाँ पर, देन ए के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 2, बी के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 3, टेम्प वेरिएबल लिया हुआ है। अब यहाँ पर ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो हमने टेम्प को दे दी, फिर बी के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने ए को दे दी, टेम्प के अंदर जो ए ने वैल्यू रखी थी वो मिल गई बी को। अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेंगे, हमें ए की स्वाइपिंग वैल्यू दिखाएंगे और ये प्रिंट फंक्शन नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन में क्या करेगा, बी की स्वाइपिंग वैल्यू दिखाएगा। अगर हम इसे करते हैं कंपाइल यानी 101 में कन्वर्ट करते हैं, देन हम इसे करते हैं रन, तो देखिएगा ए के अंदर स्टोर था 2, यहाँ पर स्वाइप होने के बाद उसमें क्या बन गया 3। इसी तरह बी के अंदर स्टोर था 3, तो स्वाइप होने के बाद बी के अंदर क्या आ गया है 2, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें, देखना चाहें कि स्वाइपिंग हुई किस तरह, हम क्या करते हैं, इंटरचेंज होने से पहले देख लेते ए और बी में क्या स्टोर था। ये कॉपी पेस्ट, ये देखिएगा ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिफोर स्वाइपिंग द वैल्यू ऑफ ए हमें दिखाएगा, और इससे नीचे वाला फंक्शन क्या करेगा, बिफोर स्वाइपिंग वैल्यू ऑफ बी दिखाएगा कि बी की वैल्यू इंटरचेंज होने से पहले क्या थी।
इसे हम कर देते हैं कंपाइल, देन हम कर देते हैं इसे रन। तो देखिएगा ज़रा, पहले बिफोर स्वाइपिंग द वैल्यू ऑफ ए के अंदर स्टोर था पहले 2, जब स्वाइप हो गया तो स्वाइप होने के बाद ए के अंदर क्या आ गया 3। इसी तरह स्वाइप होने से पहले बी के अंदर स्टोर था 3, और स्वाइप होने के बाद यानी आफ्टर स्वाइपिंग द वैल्यू ऑफ बी क्या आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह जो आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को स्वाइप करना चाहते हो तो इस तरह उसकी कोडिंग होती है। ठीक है, चलते हैं वापस। बेटा आपका ये वाला प्रोग्राम यहीं पर कंप्लीट होता है। तो बेटा देखिएगा हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। बेटा ये ऑपरेटर्स का फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आपको ना समझ हो, काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो बेटा काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।